आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को डिकोड करने वाले हैं जिसने दक्षिण एशिया की पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है। हाल ही में भारत ने सीमा पार जल नीतियों यानी अपनी वाटर डिप्लोमेसी में एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। और सच कहें तो यह कोई सामान्य प्रशासनिक फैसला नहीं है, इसने दशकों पुरानी व्यवस्था की नींव हिला दी है। इस बदलाव के कूटनीतिक झटके और आर्थिक परिणाम इतने विशाल हैं कि इनका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इस पानी के बहाव ने कैसे एक नए रणनीतिक अध्याय की शुरुआत कर दी है। इस पूरे मुद्दे को हम इन 5 अहम पहलुओं के जरिए समझेंगे। जल कूटनीति में आया बदलाव, नदियों पर नियंत्रण, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका असर, संभावित मानवीय संकट और आखिर में इसके क्षेत्रीय भू राजनीतिक परिणाम। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जल कूटनीति में बदलाव का कारण और की गई कार्रवाई। दरअसल इस बड़े कूटनीतिक बदलाव का ट्रिगर पॉइंट था पहलगाम में हुआ आतंकी हमला। इस घटना के बाद प्रतिक्रिया सिर्फ कड़ी निंदा तक सीमित नहीं रही, बेहद ठोस और भौतिक कदम उठाए गए। 1960 की ऐतिहासिक सिंधु जल संधि की कई प्रक्रियाओं को सस्पेंड कर दिया गया। चिनाब नदी पर मौजूद अहम बांधों के गेट बंद कर दिए गए। लेकिन जो सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार था, वो था पाकिस्तान के साथ वाटर फ्लो डेटा की शेयरिंग को पूरी तरह से रोक देना। दशकों से चला आ रहा डेटा का ये आदान प्रदान अचानक रुक जाना एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये साफ तौर पर बताता है कि आपसी तालमेल की पुरानी नीतियां अब खत्म हो गई हैं और पानी का इस्तेमाल अब एक सीधे रणनीतिक दबाव के रूप में किया जा रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नदियों पर बुनियादी ढांचे के जरिए कैसे नियंत्रण किया जा रहा है। जमीनी हकीकत ये है कि पश्चिमी नदियों के नियंत्रण का तंत्र अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। चिनाब नदी पर बने बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती डैम हो या झेलम नदी पर उरी और किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इन सब पर इस वक्त युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। भारत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित कर रहा है। इसके लिए बांधों से गाद या सिल्ट निकालने का काम अब भूतपूर्व तेजी से चल रहा है, जिससे बांधों की जल भंडारण क्षमता और बिजली उत्पादन दोनों अपनी चरम सीमा तक पहुंच सकें। सीधे शब्दों में कहें तो अपर रिपेरियन स्टेट या ऊपरी तटवर्ती राज्य होने के भौगोलिक फायदे को अब एक बेहद कारगर कूटनैतिक हथियार में बदल दिया गया है। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका असर। चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं। अब देखिए, ऊपरी जल प्रवाह में इस बदलाव का सीधा और सबसे खतरनाक असर पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। ये डेटा बहुत कुछ कहता है। पाकिस्तान की कुल खेती का लगभग 80% और उसके संपूर्ण राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन का 90% हिस्सा पूरी तरह से इसी सिंधु बेसिन के पानी पर टिका है। जब पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के जलस्तर में कमी आती है, तो ये केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह जाता, ये सीधे तौर पर एक पूरे देश की बुनियादी खाद्य आपूर्ति पर चोट करता है। पानी की कमी से फसलें बर्बाद होती हैं, अनाज की पैदावार गिरती है और मजबूरन विदेशी आयात पर निर्भरता खतरनाक हद तक बढ़ जाती है। और ये संकट सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है, ये पानी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी का इंजन है। पूरे देश में रोजगार का 45% हिस्सा सीधे तौर पर इसी से जुड़ा है और पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 25% हिस्सा इसी सिंधु जल बेसिन से आता है। सोचिए, पानी की कमी यहाँ कैसा डोमिनो इफेक्ट पैदा करती है। खेती गिरने का मतलब है ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर नौकरियां जाना। सप्लाई चेन टूटने का सीधा असर मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ता है। विदेशी कर्ज और महंगाई से पहले ही जूझ रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक ऐसी भेद्यता है जिसका असर बहुत गहरा हो सकता है। हमारा चौथा पहलू बेहद संवेदनशील है, इसका मानवीय संकट और आबादी की निर्भरता। 23 करोड़ से भी ज्यादा लोग। कूटनीति और अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े सिद्धांतों के बीच हम अक्सर इस असलियत को भूल जाते हैं। इन करोड़ों लोगों का रोजमर्रा का जीवन इन्हीं नदियों के बहाव पर निर्भर करता है। पीने का पानी हो या पीढ़ियों से चली आ रही आजीविका, ये बेसिन इतने बड़े जनसमूह की इकलौती जीवन रेखा है। पानी के रोके जाने या कम होने से जो मानवीय संकट पैदा हो सकता है, उसने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। जब नीतियां कूटनीतिक दबाव का हिस्सा बनती हैं, तो जमीनी स्तर पर इसका सबसे पहला असर आम जनता को ही झेलना पड़ता है। और अब हमारा आखिरी पहलू, क्षेत्रीय भू राजनीति और दोनों देशों के बिल्कुल विपरीत कूटनीतिक रुख। ग्लोबल मंच पर अब 2 बिल्कुल अलग नैरेटिव चल रहे हैं।
एक तरफ पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील कर रहा है और इस मुद्दे को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा और एक संभावित मानवीय आपदा बता रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसमें दखल दे। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग है। भारत की शर्त स्पष्ट है, जब तक सीमा पार से आतंकवाद पूरी तरह बंद नहीं होता तब तक जल संधियों को लेकर कोई बातचीत या डेटा शेयरिंग नहीं होगी। भारत ने इसे सख्ती से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दिया है, जहां आतंकवाद पर रोक एक अनिवार्य शर्त है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब ये सिर्फ एक राजनैतिक बयान नहीं है, ये भारत की नई क्षेत्रीय नीति का मूल आधार बन चुका है। ये साफ तौर पर प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे को राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद की समाप्ति के साथ जोड़ता है। इस एक वाक्य ने कूटनीति में एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींच दी है। संदेश बिल्कुल साफ है कि ऐतिहासिक संधियां अब बिना शर्त लागू नहीं रहेंगी। ये दक्षिण एशिया में एक ऐसे नए दौर की शुरुआत है जहां संसाधन साझा करना सीधे तौर पर शांति और सुरक्षा की गारंटी पर निर्भर करेगा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा और जटिल सवाल सामने आता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस नाजुक स्थिति को कैसे संभालेगा? एक तरफ एक संप्रभु राष्ट्र का ये पूरा अधिकार है कि वह आतंकवाद से अपनी सुरक्षा करे, लेकिन दूसरी तरफ 23 करोड़ लोगों की जल निर्भरता और एक बड़े मानवीय संकट का सवाल है। कूटनीतिक सुरक्षा चिंताओं और जीवन रक्षक संसाधनों की जरूरत के बीच ये संतुलन कैसे बनेगा? आने वाले समय में वैश्विक कूटनीति की शायद ये सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है।